आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम लोग झारखंड सरकार द्वारा यानी जैक बोर्ड द्वारा क्लास 8 का जो वार्षिक परीक्षा होने वाला है उसके मॉडल प्रश्न पत्र को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसी का सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे इस बार वार्षिक परीक्षा में किस तरह का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सारे प्रश्न जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन कितना रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 50 पूर्णांक का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समय रहेगा 1 घंटा आपका। आगे क्या दिया है हम देख लेते हैं। इसमें दिया है, उसमें सामान्य निर्देश दिया हुआ है कि आप अपना नाम, रोल कोड, अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या इत्यादि लिख लें और ये बहुवैकल्पिक 50 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आप सभी का आंसर देना अनिवार्य है। तो क्वेश्चन पर डायरेक्टली हम लोग चलते हैं समय को ना बर्बाद करते हुए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। तो हम लोग पहला क्वेश्चन चलते हैं। 1 नंबर कहते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन दिया हमारा 1 नंबर में लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन और वारेन हेस्टिंग्स। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स है और ये 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक था। इससे पहले जो गवर्नर होते थे वो भारत का गवर्नर जनरल ना कहकर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो उसी समय से 1772 में जब एक्ट आया तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया भारत का पहला गवर्नर जनरल। इसलिए ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो जेम्स मिल कहाँ का निवासी था इसके बारे में जानेंगे। इंग्लैंड का, स्कॉटलैंड का, फ्रांस का, जर्मनी का। सबसे पहले जेम्स मिल के बारे में जान लेते। तो जेम्स मिल एक था हिस्ट्री लिखने वाला, इतिहासकार था और फिर क्या बोलते हैं अर्थशास्त्री था और ये पॉलिटिकल में अच्छे खासा जानकार थे और ये हमारे स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन हमारा है हड़प राजनीति किसने शुरू की थी? तो ऑप्शन नंबर दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इसने हड़प नीति चालू किया था जिससे भारत के सभी लगभग राज्यों को हड़प कर अपने अंडर में ये शामिल कर लिया था और ये भारत के गवर्नर जनरल जो बने थे 1848 से लेकर 1856 तक रहे थे। इसी के बाद जो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनकर आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लास्ट हमको अगर पूछा जाएगा भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कौन है तो लॉर्ड कैनिंग का ही नाम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। इस पेज में 3 ही था तो अगला पेज में चलेंगे हम लोग। अगला है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान हम लोग जानते हैं ये मैसूर के शासक थे। अगला क्वेश्चन हमारा है रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था भारत में और ये हमारा 1820 के अप्रोक्स में लागू किया गया था और ये दिया मद्रास और बम्बई के क्षेत्रों में ही लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला कौन सा व्यवस्था देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो महालवाड़ी को जो व्यवस्था तैयार किया था उसका नाम था, ऑप्शन दे लेते लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये नहीं था। अगला हमारा है लॉर्ड रिपन, ये भी नहीं था। लॉर्ड वेलेस्ली, ये भी नहीं था। हॉल्ट मैकेंजी, बिल्कुल सही आंसर हॉल्ट मैकेंजी था। इसी ने महालवाड़ी व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया था और ये
सॉरी 1793 ईस्वी में इसने तैयार किया था इसको। अगला क्वेश्चन हमारा है, विलियम बेंटिक के समय में ये लागू किया गया था भारत में, लेकिन ये तैयार व्यवस्था उस टाइम पे किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह ऑप्शन दिया, झारखंड में कब विद्रोह है जो आदिवासी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध में किया गया था विद्रोह था। तो ऑप्शन नंबर है 1831 से 32, 1855, 1895, 1857। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1831 से 32। और इसका इस जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो बुद्धू भगत ने किया था, और ये तमाड़ जिले का रहने वाले निवासी थे। रांची के तमाड़ जो इलाका है, क्षेत्र है, उसी के ये निवासी थे, और बुद्धू भगत द्वारा नेतृत्व किया गया था इस आंदोलन का। अगला क्वेश्चन हमारा है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर है बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, नीलांबर पीताम्बर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। ये 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। इसी ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ये मानभूम का जो इलाका है, क्षेत्र है, वहाँ से इन लोगों ने नेतृत्व किया था। और ये 1855 ईस्वी में इन्होंने नेतृत्व किया था। और ये अंग्रेजों को खदेड़ने में बहुत हद तक क्या बोलते हैं सफल हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल स्थापित जो किया गया था, स्टार्टिंग वो प्रॉपर तरीके से नहीं था, बट स्टार्टिंग किया गया था। तो उसका सही आंसर बंगाल हो जाता है। बंगाल में सबसे पहले इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, 1818 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उसके बाद इसको मुंबई में बनाया गया बढ़िया आधुनिक तरीके से, बाद में बनाया गया, लेकिन सबसे पहला 1818 में बंगाल में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1857 की जो क्रांति है वो भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे, सिपाही विद्रोह, होल विद्रोह, उलगुलान, कोल विद्रोह। तो इसको व्यापक रूप से सिपाही विद्रोह के नाम से ही जाने जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची से किसने किया था? 1857 में जो क्रांति हुआ था वो हमारे रांची से कौन से जो आदमी थे जो अगुवाई किए थे? तो उसका नाम हमारा है, देखते हैं, बिरसा मुंडा, तो ये नहीं थे। सिद्धू कान्हू, ये भी नहीं थे। नीलांबर पीताम्बर, ये भी नहीं थे। तो विश्वनाथ सहदेव, इन्होंने ही 1857 की क्रांति को रांची से नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला पेज में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर था महात्मा गांधी, नहीं। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। और ये 1901 ईस्वी में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा का अर्थ है कि मतलब शिक्षा को एक शिक्षा का संविधान कहा जाता है। ठीक है ना, मैग्ना कार्टा मतलब संविधान। तो भारतीय शिक्षा उस समय भारत में भारतीयों को क्षेत्रीय भाषा का शिक्षा नहीं दिया जाता था। तो उसी में से हमारे एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने एक प्रस्ताव जारी किया था और घोषणा पत्र दिया था कि वहाँ पर क्षेत्रीय जो प्राथमिक स्कूल में वहाँ क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, मेघालय की शिक्षा नीति, ये नहीं होगा। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, ये आगे देख लेते हैं। विलियम जोन्स की शोध पत्रिका, विलियम एडम की रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स वुड की नीति पत्र, जो 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। और इसमें कहा गया था कि प्राथमिक विद्यालय में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाना, शिक्षा देना अनिवार्य है। उसके बाद जो हायर में पढ़ेंगे उसको
आप कोई भी लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी कोई भी, लेकिन जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, दिया है सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको दिया जाता है। हमारे भारत में पहले सती प्रथा था, जिसमें क्या करते थे, अगर किसी का पति मर जाए तो उसकी पत्नी को जबरदस्ती उसी आग में जला दिया जाता था, यानी पति मर गया तो पत्नी को भी मरना अनिवार्य कर दिया जाता था, ठीक है ना। तो इस कुरीति को दूर करने में कौन से जो थे, क्या बोलते हैं इसको, लॉर्ड या गवर्नर, उन्होंने इसको दूर किया था। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देते हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये लगभग 1828 ईस्वी के करीब में उन्होंने इसको बंद किया था। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। यानी हिंदू महिला जब अगर विधवा हो जाता था पहले, तो उन्हें दोबारा शादी करने का प्रस्ताव मतलब हमारे संस्कृति में नहीं था, भारतीय संस्कृति में उस चीज़ का प्रचलन नहीं था, और उसे जीवन भर विधवा रूप में ही गुजर बसर करना पड़ता था। तो इस प्रथा को तोड़कर पुनः विवाह का जो प्रस्ताव जारी किया गया या अधिनियम लाया गया, वो 1821 ईस्वी में लाया गया, उसको हम लोग देखेंगे। तो 1856 ईस्वी में लागू किया गया, और इसका श्रेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को दिया जाता है। इस चीज़ में उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया था, और फाइनली 1856 ईस्वी में इसका अधिनियम भारत सरकार द्वारा जारी कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना हम लोग जानते हैं दयानंद सरस्वती जी ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे। तो सर सैयद अहमद, ये मुस्लिम थे। ज्योतिबा फुले, ये भी हिंदू धर्म के थे। आत्माराम पांडुरंगा, ये भी हिंदू धर्म के थे। दादा भाई नौरोजी जो थे, ये पारसी समाज के थे, और इन्होंने समाज सुधारक में बहुत ही जोरदार अपना योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर हम लोग देखेंगे, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल विभाजन हम लोग जानते हैं कि 1905 ईस्वी में हुआ था, और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे। तो ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इजी क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे महात्मा गांधी जी ने 1940 के करीब या 1942 से 40 के करीब ही करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत टीम के कप्तान कौन थे। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है, हमारे भारत जब आज़ाद होने से पहले भी अंग्रेज़ों के द्वारा सम्मिलित होकर ओलंपिक में भाग लिया करते थे, और उस समय हमारे भारत ने लगातार 6 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो उसी में पूछा जा रहा है कि 1928 ईस्वी में कप्तान कौन था उस समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा, जो रांची के रहने वाले थे, और यही हमारे हॉकी टीम के कैप्टन थे 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो हम जानते हैं भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत ही कड़ी मेहनत के द्वारा और उसके जो टीम थे उसके द्वारा लिखा गया था, जिसको लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन टोटल समय लगा था। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं कि हमें मौलिक अधिकार कुल 6 प्राप्त थे। तो उनमें से कौन कौन सा मौलिक अधिकार है। तो पहला है, एक मिनट आपको हम लिख के दिखाते हैं, पहला हमारा है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार,
समानता का अधिकार, ठीक है, जो मौलिक अधिकार में आता आदमी को। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर यदि आप पर कोई शोषण कर रहा है तो उसके आप विरुद्ध, मतलब कोर्ट में या कहीं पर उसके विरुद्ध आप केस कर सकते हैं। शोषण आप पर कोई नहीं कर सकता, ये हमें अधिकार हमारे संविधान द्वारा हमें प्राप्त है। अगला जो हमारा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आप कोई भी धर्म इसमें भारत में रहकर आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, ठीक है। अगला है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और अंतिम जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस तरह हमें टोटल 6 मौलिक अधिकार हमें भारतीय संविधान यहाँ के नागरिकों को प्रदान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर 6। अब अगला क्वेश्चन हमारा है भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना। यानी भारत जब कब बना कि भारत मतलब भारत का संविधान हो गया, हर चीज़ रूल का कायदे कानून से चलने लगा। तो ये 26 जनवरी 1950 को भारत एक क्या बोलते हैं संप्रभु राष्ट्र बन गया, ठीक है। तो इसका आंसर ख नंबर होगा। 24 नंबर देखते हैं लोकतंत्र और विधानसभाओं के चुनाव के बीच वर्षों के अंतराल पर, कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। यानी जो लोकसभा का चुनाव होता है अभी हो गया तो नेक्स्ट चुनाव कब होगा, या फिर विधानसभा का चुनाव अभी हुआ तो नेक्स्ट विधानसभा का चुनाव कब होगा। तो ये 5 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। इसका आंसर ग नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। यानी भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा सिंह पाटिल। हम जानते हैं कि अभी हमारा जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है। अगर यहीं पर पूछा जाए भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, मतलब राज्यपाल, तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। पहला अगर गवर्नर किसी राज्य की जो थी तो सरोजनी नायडू था। अगला था इंदिरा गांधी। अगर पूछा जाए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी तो हम मारेंगे आंसर इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर में, सॉरी 29 नंबर में, नहीं क्वेश्चन छूट गया इसमें, हाँ ये छूट गया है सॉरी। इसमें 26 नंबर हम देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में आम चुनाव जो है 1951 और 52 के बीच में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है। तो भारतीय संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है 552 निर्धारित की गई। इससे लोकसभा की जो सीटों की संख्या है अधिक नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है भारत का उच्च न्यायालय, मतलब भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं भारत का जो शीर्ष न्यायालय है उससे ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, वो सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, यानी हाई कोर्ट की संख्या कितनी है। तभी हाई कोर्ट की संख्या कुल 25 है, लेकिन यहाँ पर 25 नहीं दिया है, 24 दिया था, 24 मार्च लेकिन अभी 25 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर हम देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। यानी छुआछूत का जो ये था उसको हटा दिया गया था कि छुआछूत अमान्य है, छुआछूत भारत में नहीं चलना चाहिए। आदमी किसी को छू ले तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पर समान है। तो इसका जो उन्मूलन किया गया था वो अनुच्छेद 17 के जरिए किया गया था। उसका ऑप्शन नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर हम लोग देखते हैं झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजाति पाए जाते हैं। तो झारखंड में कुल 32 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा घ नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है हमारा 2001 से 2002 के बीच की गई थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ये किया गया था सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा देना भारत सरकार का मतलब क्या बोलते हैं एक नियम बनाया गया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया था, वो भी फ्री शिक्षा। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सी योजना गरीब महिलाओं के निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 हम क्या बोलता है
33 नंबर में तो इसका देखते हो ऑप्शन नंबर का, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये नहीं होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये भी नहीं होगा। सुकन्या समृद्धि योजना, हम जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना हमारे देश की बेटियों के लिए है, ठीक है ना। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, जो ग नंबर में है, मतलब घ नंबर में है, यही हमारा सही आंसर है। इसी के जरिए अभी प्रधानमंत्री द्वारा आदमियों को एलपीजी का फ्री कनेक्शन दिया गया महिलाओं को। यह जो योजना था वो 2016 में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता था? तो ऑप्शन नंबर दिया 31 जुलाई, ये भी नहीं होगा। 31 मार्च, ये नहीं होगा। 30 अप्रैल, ये नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और आदमी को जागरूक किया जाता है कि तंबाकू सेवन शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इसे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कहा जाता है। यानी कोई बच्चा को छोटे कम उम्र 18 साल से नीचे बच्चा पर कोई शोषण कर रहा है, या फिर उसको शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, या फिर चाइल्ड लेबर के रूप में उसको काम करवाया जा रहा है, तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया था, जिससे आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो उसका नंबर था 1098। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो हम जानते हैं कि कोयला जीवाश्मों द्वारा बना गया है, यानी जो जैविक पदार्थ द्वारा ही बना गया है। इसका सही आंसर जे होना चाहिए, या फिर अनवीकरणीय देता तो वही सही आंसर हो जाता, ठीक है ना, घ नंबर। अगला क्वेश्चन है, किस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? यानी उसका अभी प्रयोग हो रहा है और उसका मात्रा भी ज्ञात है, तो ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन गलत, अज्ञात संसाधन गलत, परिवर्तनशील गलत, इसको वास्तविक संसाधन बोलते हैं कि अभी हमको पता है और इसका यूज कर रहे हैं, इतने दिनों तक चलेगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक नवीकरणीय संसाधन है? हम लोग नवीकरणीय संसाधन के बारे में जानते हैं कि वैसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है जिसका उपयोग हम लोग अभी कर रहे हैं और उसको पुनः फिर उपयोग करने के बाद उसे पुनः फिर उपयोग में हम लोग ला सकते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, यानी उसको फिर से नया कर सकते हैं यूज करने के बाद। इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला देखो, कोयला अगर जलाते हैं तो एक बार में जल गया, वो खत्म हो गया, तो नहीं होगा। पेट्रोलियम भी नहीं होगा, एक बार पेट्रोल को यूज कर लिए, गाड़ी में डाल दिए तो परमानेंटली खत्म हो गया। तीसरा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस भी आप लोग जानते हैं कि घर में हम लोग यूज कर रहे हैं, वो भी गैस एक बार यूज करने के बाद वो परमानेंटली खत्म हो जाता है। तो अगला है ग नंबर, जल। हाँ, जल जानते हैं हम लोग यूज करते हैं, तो यूज करने के बाद फिर ये पृथ्वी में वाष्पीकृत होकर फिर से वायुमंडल में जाता है और संघनित होकर फिर से वर्षा करता है, यानी पानी जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है और फिर से नवीकरणीय होता रहता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा है 39 नंबर, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो ऑप्शन दिया पलामू, सिमडेगा, लातेहार, गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार। जो बेतला नेशनल पार्क है वो लातेहार में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? तो मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है, ऑप्शन दिया है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन तो है, मृदा संरक्षण करता है, अगर अधिक पेड़ लगाते हैं तो मृदा संरक्षण नहीं होने देता है, उसके जड़ें रोक कर समोच्च रेखीय जुताई, ये भी है। रक्षक मेखला, ये भी है, यानी रक्षक मेखला पेड़ लगाते हैं तो उससे क्या होता है, वहाँ पर मृदा अपरदन कम होता है। अगला है फसल आवर्तन। हाँ, ये नहीं होगा, फसल को आप बार बार चेंज करते हैं जिससे मृदा संरक्षण नहीं होगा। मृदा अपरदन, इससे मृदा अपरदन में रोकथाम में कोई महत्व नहीं निभाता है। सही आंसर हो जाएगा घ नंबर, मतलब ये उपाय नहीं है मृदा संरक्षण का। अगला क्वेश्चन हमारा है, झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? यानी भारत, झारखंड का कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग
वन से ढका हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33%। अगला है आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है, यानी एटॉमिक ऊर्जा इंग्लिश में कहा जाता है, एटॉमिक एनर्जी। तो क्या आंसर हो जाएगा, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर। भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो भारत में सबसे पहले कोयला उत्खनन 1774 ईस्वी में बंगाल में रानीगंज में किया गया था। सही आंसर इसका हो जाएगा ख नंबर, जो अंग्रेजों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, यानी गोल्डन रेशा? इसका सही आंसर हो जाएगा पटसन। ठीक है, इसको सुनहरा रेशा के नाम से, अगर सफेद रेशा बोलता तो हो जाता कपास। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया है लदांग, मिल्पा, रोका, झूम। तो इसको हम लोग उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। कुछ क्षेत्र पे इसको लदांग भी बोला जाता है पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है ना, लेकिन झूम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है, यानी चीनी उद्योग में कौन सा कच्चा माल उसमें जाता है और चीनी बनता है? तो ऑप्शन दिया है गन्ना, चुकंदर, पटसन, का और खा दोनों। इसका सही आंसर होगा गन्ना। गन्ना से चीनी बनता है, चुकंदर से चीनी ना मात्र के बराबर बनता है, इसे गन्ना सही आंसर हो जाए। अगला ऑप्शन है, उद्योग किस प्रकार के आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। हम लोग जानते हैं कि आर्थिक क्रिया को 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है। प्राथमिक में कृषि आधारित क्षेत्र आते हैं, द्वितीयक में विनिर्माण क्षेत्र जैसे कारखाने, कल कारखाने, फैक्ट्री, उद्योग आते हैं। तृतीयक में सेवा क्षेत्र, यानी कोई आदमी सेवा दे रहा है, जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर, ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उद्योग, ख नंबर, द्वितीयक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन हमारा है, झारखंड का मूरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हम लोग जानते हैं झारखंड का जो मूरी हमारा एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एल्युमिनियम का एक फैक्ट्री है। ठीक है, और यहाँ से एल्युमिनियम की जो मिनरल्स है वो निकलते भी है, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व 414 आदमी जो था, क्या बोलते हैं, पर ये थे, मतलब बोलते हैं उसका 1 किलोमीटर एरिया में इतने लोग पाए जाते, 414 आदमी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है, यानी जनसंख्या उससे कोई परिवर्तन नहीं पड़ता? तो ऑप्शन दिया जन्म दर, नहीं। अगर जन्म दर अधिक होता है तो जनसंख्या बढ़ेगी। अगला मृत्यु दर, ये भी नहीं, क्योंकि मृत्यु अगर अधिक बढ़ेगी तो वहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन होगा, ये भी नहीं। प्रवास ये भी है कि अगर प्रवास अधिक होगा तो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगा, तो ये भी नहीं है। जनसंख्या घनत्व, नहीं सॉरी, ये होगा प्रवास। जनसंख्या घनत्व, तुम्हारा जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। लेकिन परिवर्तन जनसंख्या घनत्व करता है, प्रवास करता है। सही आंसर इसका प्रवास ही होना चाहिए। ठीक है, प्रवास। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्लीट हो गया ना। 50 क्वेश्चन इस तरह हम सोल्यूशन कर लिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा डोट है, जनसंख्या प्रवास है, जनसंख्या घनत्व दोनों में से होगा। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन, इसका सही आंसर है जनसंख्या घनत्व ही होगा। ठीक है, और इस तरह हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे का जो हिंदी का है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा, मैथ का भी अगले वीडियो में मिलेगा। सभी विषयों को हम अगले वीडियो में आपको डालेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।